Hi dear students, I am Ganesh Kumar Singh, your science teachers. In this video, I am going to explain about the Ohm's law. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी था इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इन सब सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप भी जान चुके हैं। अब जरूरत है इन सब जो भी चीज़ें हैं, जितने भी फैक्टर्स बताए, जितने भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज मेरे द्वारा बताया गया है, इन सब सारी चीज़ों के बीच के रिलेशन को जानने का, इन सब सारी चीज़ों के बीच के रिलेशन को जानने का कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि सबसे बड़ी गलती आप मिस्टेक करते हो कि मेरे वीडियो को आप पूरे देखते नहीं हो। अगर जब तक आप किसी भी वीडियो को जब तक आप लेक्चर वीडियो को आप पूरा नहीं देखोगे तो ये कंफर्म है कि आपके पास पूरा नॉलेज नहीं जाएगा, आपके पास अधूरा नॉलेज ही जाएगा जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा, जिसके आधार पे आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इस कारण से आप किसी भी चीज़ को देखो तो पूरा देखो। पूरा देखने से होता क्या है कि यहाँ पे एक तो मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे सारे चीज़ को लिख दे रहा हूँ, जिस तरह से आप एक बेसिक नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए छोड़िए उन सब सारी बातों को। अब आइए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखना है कि ओम्स लॉ है क्या, आखिर इसे हम क्यों पढ़ते हैं, ये किन चीज़ों के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन सब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके लिए मैं अगर यहाँ पे लिख दिया हूँ सबसे पहला चीज़, आप चाहे तो इन सब सारी चीज़ों को नोट करते जाए। जब भी मेरे वीडियो को देखें तो आप एक कॉपी पेज लेके बैठे, पेन लेके बैठे और उन सब सारी चीज़ों को आप नोट कर लें, इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले चीज, अगर जो हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखना चाहें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखना चाहे तो एट अ कांस्टेंट फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर के अलावा और बहुत सारी चीजें आती है। टेंस में सिर्फ मैं आप लोग को टेम्परेचर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना। तो लाइक टेम्परेचर, वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर, दो कंडक्टर्स के 2 पॉइंट्स के बीच में अगर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, मैंने यहाँ से इंड पॉइंट्स नहीं समझना है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इंड पॉइंट्स। ठीक है, द 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इट डायरेक्टली वेरी टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मैंने इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं या वेरी कर जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से इसको अगर जो समझे तो यहाँ से समझे कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V एंड इलेक्ट्रिक करंट इज I, देन V इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I हो जाएगा। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यानी कि बेसिकली यहाँ से समझे तो ये किसी भी कंडक्टर्स के 2 इंड पॉइंट पे अप्लाइड करने वाला जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। उसमें फ्लो होने वाले करंट्स के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बहुत ही सटीक ढंग से मैं यहाँ पे एक डिफिनेशन तैयार किया हूँ। ऐसा तो आप बुक वगैरह की लैंग्वेज को पढ़ते ही हैं, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक सटीक ढंग से पढ़ लें, जो हमें बेसिकली ढंग से इसका जो भी आउटपुट आना चाहिए, जो हमें समझ में आना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों को हमें दे दे। तो मेन जो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो मेन स्टेटमेंट इतना ही है, आप इसको आप जितना बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेंगे ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ क्या करता है, तो ये अगर किसी भी कंडक्टर्स के बीच के टेम्परेचर्स को वगैरह को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना क्यों जरूरी है, तो आपको मैं बताया था ना कि रेजिस्टेंस के लिए एक फैक्टर टेम्परेचर भी होता है। नहीं, अगर किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। इस कारण से यहाँ पे टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लेकर काम किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंडक्टर के 2 इंड पॉइंट के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट्स के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर जो मान लिए कि R एक कांस्टेंट है, R क्या है, तो विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि V इज इक्वल टू, अगर R को कांस्टेंट मान लिए इसमें हम, ठीक है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI, ऐसे इसको लिखा जाता है, V इज इक्वल टू IR। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन समझाने के लिए इसको कांस्टेंट वैल्यू मान लिए, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI। क्लियर।
तो ये ओम्स लॉ का मेन स्टेटमेंट था, ये ओम्स लॉ का मेन स्टेटमेंट था। आप समझिए कि ओम्स लॉ है क्या, इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसको जब लिखना हो बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तब। सबसे पहले समझ लो कि ओम्स लॉ किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, आखिर ये ओम्स क्या है, ठीक है, कहाँ से आया। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नेम था जॉर्ज साइमन ओम, जिनका नेम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। ये 1827 में इस लॉ को एस्टेब्लिश किए थे। कब एस्टेब्लिश किए थे, 1827 में। किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, सारी चीजों को आप ध्यान रखें, किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट इसको लिख दिया है, आप इन सब सारी चीजों को नोट कर ले, ठीक है। तो जॉर्ज साइमन, देखिए इसको पढ़िए यहाँ से क्या मैंने लिखा है। तो जॉर्ज साइमन ओम इन 1827, इसको आप रिमेंबर रख सकते हो नहीं ना, फाउंड दैट at a constant temperature the electric current flowing through a fixed linear resistance is directly proportional to the voltage। voltage मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज का मतलब हो गया पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम किसी कंडक्टर्स के अक्रॉस अप्लाइड करते हैं, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, and this relation between the voltage current and resistance form a basis of Ohm's law relations। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फिर से इसको समझिए एक चीज को, ये क्या स्टेटमेंट दिए थे, क्या फाइंड किए थे कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है कि यहाँ से जो भी लीनियर रेजिस्टेंस, जो भी फ्लोइंग करंट होता है, देखिए पहले ही मैं लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड लीनियर रेजिस्टेंस, या कंडक्टर मान लें, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जो उसमें जो वोल्टेज अप्लाइड किया गया है उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर्स। यानी कि यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज, यहाँ से तो सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से V इज प्रोपोर्शनल टू द I या I इज प्रोपोर्शनल टू द V, एंड इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के, यानी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ये दो चीज को समझना है, ठीक है। फिर से एक बार समझना है इसको, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर ओम्स लॉ में जो स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो रिलेशन स्थापित किया गया है, ये रिलेशन क्या दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू अगर जो हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करवाना चाहते हैं, तो जो भी फ्लोइंग होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जो भी वोल्टेज उसमें अप्लाइड किया गया है उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में, उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा उस रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि किसी भी कंडक्टर, बात का मतलब मान लिए कि ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। चलिए इसको हम इस तरह से देखते हैं, इसको और थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ये मान लिए कंडक्टर है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इसके बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया, वोल्टेज अप्लाई क्या किया गया है, V, अक्रॉस दोनों एंड्स के बीच का वोल्टेज क्या है, E, V है। तो इसमें जो फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो करंट क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R है। ऐसी चीज को आप लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट जो है, तो ये जो रिलेशन आ रहा है, दिस रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। यही रिलेशन जो जॉर्ज साइमंस के द्वारा 1827 में फाइंड किया गया था, तो यही रिलेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, ओम्स लॉ कर देते हैं। यानी कि मेनली यहाँ से इन सब सारी चीजों से निकलकर एक चीज सामने आया है कि ओम्स लॉ में मेनली रूप से मुझे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस
के बीच के रिलेशन को समझना है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले जो करंट होगा उस कंडक्टर के दोनों इनके क्रॉस अप्लाइड किए जाने वाले वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि V जो होगा या I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। हम जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट आएगा। अगर मैक्सिमम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो करंट मैक्सिमम, अगर वोल्टेज मिनिमम अप्लाई करेंगे तो करंट मिनिमम। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या है, तो ये हो गया कि जितना भी हम वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे, जितना वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमको करंट मिलेगा। वोल्टेज मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए तब। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर रेजिस्टेंस को देखा जाए, वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस में हम किसी प्रकार का कोई चेंजिंग करते हैं, तो रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा क्या था, ओम्स लॉ का रिलेशन था। इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का जो बेसिकल रिलेशन जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा 1827 में फाइंड आउट किया गया था, इसी रिलेशंस को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू फ्लोइंग होने वाले जो करेंट्स होंगे वो करंट उस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाइड किए जाने वाले वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही रिलेशंस को हम लोग क्या कह देते हैं, ओम्स लॉ रिलेशन कह देते हैं। इधर सारी चीजों को नोट करें, इसमें और मैं सारी चीजों को बताता हूं। अब देखो यहां से अभी ओम्स लॉ के स्टेटमेंट या रिलेशन में जो चीज यहाँ पे फाइंड आउट होके आया, तो इसमें हम करंट के लिए फाइंड क्या किए कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ से हो रहा था कि I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V एंड I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, ये चीज हो रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे हमें रिलेशन मिलके आ गया। क्या रिलेशन आ गया था कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखो, अब कहता है कि ओम्स लॉ का क्या बेनिफिट है, ओम्स लॉ का क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले चीज यहाँ से बेनिफिट देखा जाए कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों चीजों में कोई भी एक चीज अगर मिस रहता है तो हम इसमें बचे हुए दो चीजों का यूज करके हम तीसरे को यानी कि थर्ड क्वांटिटीज को वी कैन फाइंड, उसे हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यदि करंट और वोल्टेज दिया हुआ तो हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ करंट को फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कह दे कि करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें कि इन रिलेशन को इजी वे में रिमेम्बर रखने के लिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं कि ओम्स लॉ ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, किनका यूज करते हैं, ओम्स लॉ ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। ओम्स लॉ ट्रायंगल्स में यहाँ से देखना है, ये ट्रायंगल्स है। ठीक है, जो यहाँ पे करेंट्स के लिए क्या रिलेशन बताया गया है, तो V ऑन R। ठीक है, अब यहाँ से टू फाइंड वोल्टेज, फर्स्ट में टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो V इक्वल टू, अब देखो V को यहाँ से हम क्या करते हैं, रख लेते हैं, तो क्या बच जाता है हमारे पास, IR, यानी I इंटू, इसे इंटू समझना है और इसे आपको क्या समझना है, डिवाइड समझना है। इसे क्या समझना है, डिवाइड समझना है, इसे क्या समझना है, इंटू। तो V को अगर जो मुझे फाइंड करना है, V हमें फाइंड नहीं है, V हमारा क्या है, मिस है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मिस हो गया है, तो उसे V को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R, I इंटू R, यानी V इक्वल टू IR फाइंड हो गया। दूसरी चीज अगर जो देखना है, यहाँ से हमें I फाइंड करनी है, तो I को फाइंड टू फाइंड करंट, सेकेंड में हम क्या कर ले, टू फाइंड करंट I, तो I इक्वल टू, I को अगर देख लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाता है, देखो यहाँ पे किसी का साइन बताए थे, तो V अपॉन R सीधे, क्लियर। या फिर टू फाइंड वोल्टेज रेजिस्टेंस,
तो R इक्वल टू, देखो यहाँ से R को मिस करो, तो R को हम मिस करते हैं तो क्या हो जाता है V अपॉन R, V अपॉन I। तो इस तरह से हम ओम्स लॉ का यूज करके हम यहाँ से जो भी तीन क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन है, इसमें कोई भी एक क्वांटिटी अगर मिस होता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आराम से इजी वे में हम इन सब सारे रिलेशन को, मतलब जो मिस क्वांटिटीज है, इस मिस क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो भी यहाँ पे ट्रायंगुलर वैल्यू दिया गया है, इस ट्रायंगुलर वैल्यू को, ट्रायंगुलर फिगर्स को, डायग्राम्स को आप नोट कर लें, जो आपको ओम्स लॉ को रिमेंबर रखने में आपके लिए इजी होगा और किसी भी मिस क्वांटिटीज को आपको फाइंड करने में भी ज़्यादा इजी होगा। इन चीज़ों को आप नोट कर लें। अब आइए इसमें थोड़ा सा मैं VI ग्राफ को देख लेता हूँ। हालांकि ये यहीं समाप्त नहीं होता है, इसके ओम्स लॉ वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप इसके एक्सपेरिमेंट को देखना, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट या ओम्स लॉ वेरिफिकेशन देखना है तो आप उसके लिए ओम्स लॉ पार्ट 2 से एक वीडियो होगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले VI ग्राफ क्या होता है। ग्राफ के बारे में मैंने बता दिया था कि जो भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, उसी पिक्चोरियल डायग्राम्स को, उसी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से VI ग्राफ यानी वोल्टेज करंट ग्राफ, तो इसको हम कह सकते हैं द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कोरस्पॉन्डिंग करंट इज फाउंड टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एंड ऑरिजिन या ओमिक कंडक्टर इज नोन एज VI ग्राफ। इसी को हम क्या कर देते हैं, VI ग्राफ कर देते हैं, वोल्टेज करंट ग्राफ कर देते हैं, जो मेनली रूप से ओम्स लॉ के बीच के जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके वेरिफिकेशन है, उन सब सारी चीज़ों के उसके बीच के रिलेशन को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन से मैं एक वीडियो दूंगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझो कि यहाँ तो ये VI जो ग्राफ हो गया, तो ये V हो गया, I हो गया, इसको वो मान लेते हैं, ये Y हो गया, ये X एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसके बीच का ऑरिजिन से जो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये ओमिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बताएगा, यानी कि हमारा अगर ये वोल्टेज हो जाता है और ये करंट हो जाता है, तो इन दोनों के बीच के रिलेशंस को, यानी कि दोनों के यहाँ से जो बता रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, करंट, यानी कि यहाँ से सीधा हमें समझ में आ रहा है कि करंट क्या है, तो जो भी कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किया गया वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाले जो करंट है, उसका रेशियो है, उसका क्या है, रेशियो है, उसका एक कांस्टेंट रेशियो है, ठीक है। VI ग्राफ में हमेशा जो ये स्लोप जो होता है, ये स्लोप क्या होता है, ये स्ट्रेट होता है, स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब देखो इसको समझो, जैसे कि मान लिए कि यहाँ से हम 2-3 बार करंट देखते हैं कि 0.1 यानी 0.4 वोल्ट का अगर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वहाँ जो करंट का जो वैल्यू आता है, वो करंट का वैल्यू क्या आता है, 0.1 एम्पियर आता है। 0.8 वोल्ट है तो वहाँ से करंट का वैल्यू क्या आ रहा है, तो करंट का वैल्यू आ रहा है वहाँ से 0.2। यहाँ से 1.2 पे करंट का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 0.3 एम्पियर। 1.6 पे क्या आ रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो 0.4 एम्पियर। नहीं, अब यहाँ से देखते हैं कि ये स्लोप को जो बनाते हैं, तो देखो ये स्लोप क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो ये हमें क्या करेगा, रेजिस्टेंस को। अभी बताइए रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट रेशियो है जो वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कि वोल्टेज और करंट के जो कांस्टेंट रेशियो आता है, उसी कांस्टेंट रेशियो को हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस कर देते हैं। इसको ज़्यादा बेसिकली ढंग से समझना है तो जो वोल्टेज दो कंडक्टर के दो इंच पॉइंट के बीच अप्लाइड होने वाले, उसके क्रॉस अप्लाइड होने वाला जो वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाला जो करंट का एक कांस्टेंट रेशियो आ रहा है, उसी कांस्टेंट रेशियो को आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। तो कहाँ भी, यहाँ भी आपको R1 यहाँ फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है, या किसी भी पॉइंट्स पे आपको फाइंड करना है, तो आप रेजिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कि R इज इक्वल टू, अगर यहाँ इस पॉइंट पे हम देखें R1 पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो V हमारा क्या है 0.4/0.1, ठीक है। या फिर यहाँ R2 हमें फाइंड करना है, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8/0.2। तो ये लगभग हम देख रहे हैं कि सारे जगह जो भी आ रहा है, यहाँ से 4 ओम इस तरह से करके ये कांस्टेंट रेशियो को दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसके वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। जो वीडियो का मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ ही टाइम में अपलोड कर दूंगा, आप उसे चेक कर लेंगे मेरे चैनल्स पे। तब तक की इन सब सारी चीज़ों को आप देख लेगा फिर से।